जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो गोंड जनजाति या भी गोधना कला के रूप में हम इसको जानते हैं। अब गोंड चित्रकारी के अंतर्गत मैं कहूँ जो गोंड चित्रकारा अगर कहूँ या इसकी लोक कला की अगर बात करो, ये क्या है इसको एक विशेष रूप से थोड़ा सा इसकी मोटी मोटी मैं आपको चीजें समझा दूं तो उसमें क्या चीजें महत्वपूर्ण है। देखिए, ये गोंड कला की अगर बात करें तो लोक कला का एक ऐसा स्वरूप है, ये क्या है, एक ऐसा स्वरूप है जो गोंड समाज की बात करें या उसकी एक उप प्रधान जाति के रूप में हम इसको जानते हैं, या कहें उनका एक परिधान के रूप में जो यहाँ के जो समुदाय होते हैं, इनके जो कलाकार होते हैं उनके द्वारा इसको चित्रित किया जाता है। इसमें गोंड जो कथाएं होती ना, गोंड जनजाति की गोधना अगर हम इसे कह सकते हो, तो इसमें क्या होती है, गोंड जो कथाओं में जो गीतों के द्वारा कहानियों के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, चित्रांकन किया जाता है। याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है गोंड कला के अंतर्गत किन चीजों का चित्रांकन किया जाता है, तो आपको स्पष्ट तौर पर पता होना चाहिए। इसमें जो चित्रांकन किया जाता है वो आपके कथाओं के द्वारा किया जाता है, गीतों के द्वारा किया जाता है और कहानियों के द्वारा इसमें चित्रांकन किया जाता है। जो ये परंपरा है ना, ये परंपरा कहीं ना कहीं पुरातन समय से जो एक रूप में कहीं ना कहीं परिधान, अगर मैं कहूँ जो समुदाय के द्वारा जो गोंड देवी हुआ करती थी, वहां पर एक गोंड देवी हुआ करती थी, उससे कहीं ना कहीं ये संबंधित माने जाते हैं। इसमें गोंड देवी देवताओं को कहीं ना कहीं जगाने का कार्य किया जाता है। देखिए, गोंड देवी देवताओं को जो जगाने का कार्य किया जाता है, जगाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे हमने उत्तराखंड का पढ़ा था, तो उत्तराखंड में जो हमने पढ़ा था, तो उत्तराखंड में जो लोक कला हम कहते हैं जिसमें अलग अलग कलाएं आती। देखिए, मैंने पिछली दफे भी आपको ये बताया था कि जो हमारी लोक कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, जो कलाएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, काव्य, संगीत। जब ये तमाम कलाएं अगर लोक कला के अंतर्गत आती तो ये मत सोचिए कि लोक कला के अंतर्गत चित्रकारी ही आएगी। ये तमाम जितनी 5 के 5 जो कलाएं हैं वो कोई भी कला इसके अंदर आ सकती है। जब मैंने कहा कि काव्य कला की अगर बात करूँ, अगर मैं कथाओं के बारे में अगर बात करूँ, काव्य के मतलब ये होता है कि उसमें कथाएं, दंत कथाएं या उसमें तमाम चीजें होती है, उसमें गीत होता है, राग होता है, कहानियां होती है, उसमें चित्रांकन हम उसके आधार पर इसमें चित्रांकन किया जाता है। गोंड कथाओं में अगर मैं बात करूँ तो जो ये बेसिकली अगर मैं कहूँ जो पारंपरिक रूप में ये क्या है, कहीं ना कहीं उस गोंड समुदाय में जो परंपरा रही है, या कहें उनका जो परिधान रहा, जो समुदाय के द्वारा क्या किया जाता है, अपनी जो उनकी कुल देवी मान सकते हो या उनके जो आराध्य जो देव हुआ करते थे, उन देवी देवताओं को कहीं ना कहीं जगाने का और कहीं ना कहीं उनको खुश करने का कार्य ये किया जाता है। अब ये जो कार्य है ना, ये बहुत लंबे सदी से लगातार ये चलता हुआ आ रहा है, जो कहीं ना कहीं गोंड कला को कहीं ना कहीं जीवित की हुई है। अगर मैं बात करूं जो गोंड चित्रकारी की अगर बात करूं, याद रखिएगा, गोंड चित्रकारी, ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। उसमें मैंने देखा था, उसमें था ये आपके। अगर गोंड कला की अगर बात करूं तो ये लोक कला एक रूप में, इसे हम मानते हैं एक रूप में विविध तौर पर इसको समायोजित रखा जाता है। अब गोंड समाज होता है, ये जो गोंड ये समाज के लोग होते हैं, जैसे जनजाति के बारे में बात करी थी अभी इन्होंने, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जनजाति, जो जनजाति होती हैं तो उनके क्या है, एक उप शाखा होती है, उसमें परिधान करके एक समुदाय होता है, उनके जो कलाकारों द्वारा इसमें इन चीजों को उकेरा जाता है। जिसमें मैंने आपको कहा था जो गोंड कथाओं से संबंधित होते हैं, या उनके गीतों से होते हैं, या उनके जो तीज त्योहार होते हैं उनसे संबंधित, उनकी जो कहानियां हैं, कहानियों से कहीं ना कहीं वो चित्र वहां से लिया करते हैं। और जो उनके परंपरा का रूप में जो परिधान जो समुदाय है, कहीं ना कहीं उनके जो देवी देवता हैं, जो उनके आराध्य जो देव हैं, कहीं ना कहीं उनको जगाने का कार्य यहाँ पर किया जाता है। और यहाँ पर क्या जो कथाएं हैं ना, कहीं ना कहीं उन कथाओं के माध्यम से गाने के माध्यम, जैसे आप क्या करते हो, पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी, उत्तराखंड के जितने भी लोग यहाँ पर परिंदे होंगे वो क्या करते हैं, वो जब किसी पे देवी चढ़ जाती है, किसी पे मशान लग जाता है, या कुछ ऐसी लड़कियां डर जाती हैं, एक गधेरे नाम के दूसरे गधेरे जाते हैं तो कहते हैं उसको ये भूत लग गया, वो भूत लग गया, उनको मशान लग गया। इस तरीके जो कथाएं हैं, जो इस प्रकार की जो चीजें चली हुई आ रही हैं, किसी को उसके
परिवार के पूर्व में जो मरे हुए थे उनका कहीं ना कहीं दखल होता है। कहते हैं कि यार इसमें उनके उनके पाण बुबू या उसकी दादी का इसमें आज कहीं ना कहीं उसके लक्षण इसमें दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको मुक्ति नहीं मिली है, कहीं ना कहीं ये इस पीढ़ी में उसको क्या करे दखल दे रही है। तो ये जो तमाम चीजें होती है तो उसमें क्या होता है, जो कथाएं होती थी उनको गाने के माध्यम से कहीं ना कहीं जगाया जाता था। तो आज डेट में क्या होता है, अगर किसी में अगर कोई चीजें चढ़ी हुई है, अगर मैं कहूँ किसी में मशान लगा है, किसी में भूत लगा है, किसी में पिशाच लगा है, तो आज क्या करते हैं पहाड़ों में उसमें जागर लगाया जाता है। जागर के माध्यम से क्या किया जाता है, उस देवी का आह्वान किया जाता है और उस चीज को कहीं ना कहीं अपने साथ ले जाने के लिए उसमें क्या कहते हैं उनका याद किया जाता है कि देवी इस जो ये बालिका है, इस बालिका के ऊपर जो ये मसान या जो भी चीजें लगी हुई हैं, इनको इस चीज से मुक्ति दिलाने के लिए बात की जाती है। उसमें जो देव लगा होता है, जो ये भूत लगा रहता है, जो पिशाच लगा रहता है, कहीं ना कहीं उसको आह्वान किया जाता है और देवी देवताओं के समक्ष रखा जाता है, उसके कटघरे में रखा जाता है। अगर हम कहें जिस प्रकार से आज न्याय प्रणाली रहती है, जैसे आप उसमें सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और तमाम लोग जो वकील हैं उसमें देवी देवताओं का कहीं ना कहीं भागीदारी वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कचहरी कोर्ट चलते हैं, उसमें जो गायन वाले होते हैं कहीं ना कहीं उसके द्वारा उनका आह्वान किया जाता है। तो वो तमाम चीजें उसमें एक करार आता है कि भैया हमने इतने महीने का इसको ये करार दे दिया और इतने महीनों बाद ये बच्ची ठीक हो जाएगी और इससे पूर्व इसमें किसी भी दखल अंदाजी नहीं होगी और उसका तमाम चीजों का समाधान करने की यहाँ पर बात की जाती है। तो उसी प्रकार से गौड़ जनजाति के जो लोग होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, जो कथाएं होती हैं इनके गायन करने के बजाय वो क्या करते हैं, इन चीजों को अपने समुदाय में और कहीं ना कहीं उनको पारंपरिक रूप में बुलाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उनको आराधना करते हैं, कहीं ना कहीं उनको जगाने की कोशिश और उनको खुश रखने के लिए कहीं ना कहीं ये सदियों से जो चली आ रही परंपरा उसको इसके अंदर रखा जाए। अब देखिए इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं जो जीवित साधन होते हैं कहीं ना कहीं उनका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। जबकि अगर मैं बात करूं इसमें जो परिधानों की अगर मैं बात करूं, जो जनजाति है वो क्या करते हैं, जो कथाओं की जो परंपरा चली है कम अब धीरे धीरे क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो परिधान है कि अगर मैंने जो बात करी, जो जनजाति है, जो यहाँ के जो कलाकार हैं, अगर जो यहाँ कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौड़ जनजाति के प्रमुख चित्रकार हैं कौन है, अगर गौड़ चित्रकारी के प्रमुख चित्रकार कौन है कभी क्वेश्चन बन जाता है, उनका नाम है जनगढ़ सिंह श्याम। याद रखिएगा, जनगढ़ सिंह श्याम इनका ये नाम है, ठीक है। ये प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, ये कलाकार इनको माना जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, कथाओं की कहीं ना कहीं परंपरा के अंतर्गत जो चित्रकला के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें एक सकारात्मकता कहीं ना कहीं प्रारंभ होती है। अगर मैं कहूँ जगगढ़ सिंह श्याम हैं, इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। और एक आपको एक बता दूं, इसी जनजाति के एक हैं जिन्हें पद्मश्री जो दिया गया है, याद रखिएगा, गौड़ जनजाति के चित्रकार हैं जिनको पद्म श्री से ये सम्मानित किया गया भारत सरकार द्वारा। उनका नाम पूछा जाता है भजू सिंह श्याम है उनका नाम, भजू सिंह श्याम ये इनका नाम है, इनको पद्मश्री दिया गया है। और तो और आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे दुर्गाबाई व्योम और बहुत ढेर सारे ऐसे चित्रकार रहे हैं जिन्होंने गौड़ चित्रकला को कहीं ना कहीं शिखर से जो उनकी परंपरा जो विलुप्त हो रही कहीं ना कहीं उसको जगाने का इन्होंने कार्य करा। और गौड़ चित्रकला की अगर बात करूं, कहीं ना कहीं इसको कहीं ना कहीं एक जीआई टैग के तौर पर भी कहीं ना कहीं मान्यता मिल गई है, याद रखिएगा। आज देखिए, जो गौड़ चित्रकला की अगर मैं बात करूं, जिस प्रकार से आपके उत्तराखंड के जो लोग अपना है, विदेशों में भी आज ये फल फूल रही है, तो कहीं ना कहीं जो गौड़ जो चित्रकला की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं ये भी आपकी देश विदेश में कहीं काफी लोकप्रिय हुई है। अब कभी क्वेश्चन बनेगा कि ये किस राज्य की कला है, कोई बताएगा मुझे किस राज्य की कला है, बताओ। ऑप्शन बताने के लिए कैसे याद नहीं? ये आपकी मध्य प्रदेश की ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और इस कला को जो जीवित करने का जो कार्य करा है, तो मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विभाग है, कहीं ना कहीं उस विभाग ने कहीं ना कहीं पर्यटन को और खूबसूरत तरीके से बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं इस गोड़ा जो लोक कला है, कहीं ना कहीं इसका सहारा वो ले रही है। और विज्ञापन के द्वारा गौड़ी चित्रकला को बहुत बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं वो प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़े बड़े फ्लैगशिप के माध्यम से अपनी लोक कला को जन सामान्य के रूप में वो रख रहे हैं। चाहे आप पर्यटन के क्षेत्र में देखो, जितने भी लोग पर्यटन के क्षेत्र में आते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यटन के उन स्थलों में भी इनका
कहीं ना कहीं जिग्र हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं ये चीज वहां पर भी आपको मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए आपने अगर देखो कि जो गोंडी एक नाम आता है, याद रखिएगा गोंडी नृत्य आता है इसमें। ठीक है, गोंडी नृत्य की अगर बात करूं, जो गोंडी नृत्य है ये क्या है, ये कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। गोंडी जो जनजाति है वो आपके गोंडी जनजातियों के इसमें कहूँ कि प्रमुख नृत्य के रूप में हम इसको मानते हैं, जिसमें सैलर, ढेमसा, रानी, चोगा नृत्य, ये क्या है बहुत ज्यादा, ये आमतौर पर ये क्या है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप देखो कि जैसे कृषि के क्षेत्र में जब जन्म होता है, जैसे आपने हल जोता या किसी बुआई करी या फसल काटी, तो गोंडी जनजाति के लोग क्या करते हैं उस टाइम पे इस नृत्य का कहीं ना कहीं उत्साह कहीं ना कहीं करते हैं, अपने आप ये खुशी का जाहिर करते हैं, कहीं ना कहीं खुशी होती है कि हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, टाइम पर बरसात हो रही है। अगर हम बात करें जब जन्म होता है किसी बच्चे का, तो उस जन्म में भी गोंडी जनजाति के लोग इस नृत्य को करते हैं। गोंडी नृत्य जो मैं कहूँ कहीं ना कहीं विवाह के समय में भी ये करते हैं, जब शादी समारोह होते हैं कहीं ना कहीं वहां पर भी इस गोंडी नृत्य का क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है। उनके जो उनका अगर कहे ये उनकी परंपरा रही है, या कहें जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वाद्य यंत्र के माध्यम से हम थिरक जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी इसी प्रकार से नृत्य, जैसे हम कहें ना झोड़ा चाचरी, जो हमारे लोक नृत्य के भी अगर आपके नामकरण है या विवाह हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं झोड़ा चाचरी हर कोई यहाँ पर नृत्य हुड़के के साथ नाचना शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से गोंडी नृत्य है जो मध्य प्रदेश राज्य में इसे माना जाता है। ज्यादा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पूछा जाएगा गोंडी नृत्य किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है, कहाँ से है। ठीक है, आप पूछा जाएगा कि गोंडी जनजाति के चित्रकार में से ऐसे कौन से चित्रकार हैं जिन्हें पद्मश्री दिया गया, भुजू सिंह, श्याम सिंह है, उनको पूछा। अगर पूछा जाएगा गोंडी चित्रकारी के अंदर जो पहला ऐसा चित्रकार कौन है, कलाकार कौन है, जगगढ़ सिंह श्याम वो थे, और ये तमाम चीजें आपसे पूछी जाएगी। कोई भी क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि गोंडी जो कला है उसके अंदर, इस कला के अंदर किस चीज को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, इस कला का क्या मतलब है। तो इस कला में विशेष रूप से आप देखोगे देवी देवताओं को जगाने का कार्य किया जाता है। कहीं ना कहीं अपने आप जो आराध्य देव हैं कहीं ना कहीं उनको एक मान्यता दी गई है कि भैया ये तमाम चीजें ये होंगी। अब अगर मैं बात करूं कि जो गोंडी जो कलाकृतियां हैं वो किस प्रकार से रहती हैं, इनका क्या महत्व है, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अब देखिए सर ये गौड़ी नृत्य कौन सी जनजाति से किया गया, गौड़ जनजाति? हाँ, गौड़ जनजाति ही है, ये गौड़ जनजाति का ही है। ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है सर। अब देखिए सर ये दूसरा नाम क्या था जिन्हें पद्मश्री मिला था नीचे वाले? ये भजू सिंह श्याम है इनका नाम। भजू सिंह श्याम है इनका नाम। अब देखिए गोंडी कलाकृतियों की अगर बारे में बात करूं, देखिए यह गोंड इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं सर, भारत क्या ने मिला पद्मश्री लेके भजू सिंह भज गए। हाँ, आप अपने शॉर्ट वो कर सकते हैं। गोंड कलाकृतियां, अब मैं गोंड कलाकृतियों के बारे में बात करूंगा। गोंड कलाकृतियां क्या है, विशेष रूप से हम इस पे फोकस रखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, अगर हम इसको विस्तार से देखें तो भारत में जितने भी समृद्ध कलाएं हैं, अगर आप देखो भारत में अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा रही है, या उनका खान पान है, या उनकी कलाएं हैं, या उनकी लोक संस्कृति है, अलग अलग तरीके से हम देखते हैं। तो उसी प्रकार से अगर लोक कलाओं का अगर हम गहन तौर पर अगर हम अध्ययन करें, अगर लोक कलाओं का अगर हम गहराई से अगर देखें, तो इसमें हमें अलग अलग रंगों में विविधता देखने को मिलेगी। अगर आप ये नहीं कह सकते हो कि जो एक कला है, अगर लोक कला की बात कर रहा हूँ कि भैया यही कला में इसी रंग की विविधता सभी राज्यों में देखने को मिलेगी, ऐसा हो सकता है? जी सर, सभी राज्यों की वैसे तो लोक कलाएं और विविधता अलग अलग होती है। बिल्कुल, एक रंग की नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि जो लोक कलाएं हैं, लोक कलाओं का गहरा रंग होता है, याद रखें। अब गहरा रंग होता है, कोई भी रंग हो सकता है, आपका लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, अलग अलग जनजाति का अलग अलग तरीके से अलग अलग लोक कलाओं में हो सकते हैं। अगर हम देखें कश्मीर से लेकर अगर हम कन्याकुमारी तक अगर चले, तो कहीं ना कहीं आपको
अलबत्ता तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अमर बेल ये रूप में हमारी क्या हुई, पूरी तरीके से हमारी जो लोक कलाएं हैं कहीं ना कहीं फैली हुई देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग। मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, अगर मैं कन्याकुमारी से लेकर अगर कश्मीर तक की अगर बात करूँ तो यहाँ पर जो यहाँ अगर कलाओं की अगर बात करें तो अमर बेल ये फैली होगी। जिस प्रकार से एक कद्दू होता है, कद्दू का बेल को अगर लगाते तो कद्दू का बेल अगर सही तरीके से बढ़ रहा है तो वो फैलते 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 अपने बाहें फैलाते 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 पूरे फैल जाता है। तो इसी प्रकार से हमने अमर बेल इसलिए कहा है, ये शब्द मैंने इसलिए उच्चारित किया क्योंकि हर राज्य में एक ऐसी बेल फैली हुई है जो कला के क्षेत्र में, जो लोक संस्कृति या कलाओं के क्षेत्र में फैली हुई है, इसलिए हम अमर बेल, कोई भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं हो सकता है, इसलिए अमर बेल ये नाम मानकर मैंने इसको दिया। अगर आप कलाओं में अगर देखोगे तो कलाओं में जिस प्रकार से धीरता रही है, मतलब कहने का मतलब जो वृद्धि रही है, तो उसके स्तंभ के तौर पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप हैं, मैं हूं, और आपके जो सगे संबंधी हैं, कहीं ना कहीं वो लोग लोक कला के जो विभिन्न फॉर्मेट होते हैं, जो रूप होते हैं, कहीं ना कहीं उनको अलग अलग रूप में अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं जानकारी देने के कार्य करते हैं। और इसी प्रकार से जो मैं इस श्रृंखला में आपको जो बता रहा हूँ गौड़ चित्रकला के रूप में जो कलाकृतियां हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से। ये आज जो विषय मैंने आपको सामने जो रखा वो गौड़ कलाकृतियों के बारे में बात करो। अब आपको बता दूं जो ये कला है ये आपके मध्य प्रदेश के जो मंडल है, मंडल जिले के एक प्रसिद्ध जनजाति है। जनजातियों में से एक जनजाति की बात कर रहा हूं। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये गौड़ जनजाति है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से बिलोंग करती है, तो ये मंडल जिला है एक, वहां की ये प्रसिद्ध जो जनजाति रहती है वहां उनमें से एक गौड़ द्वारा इसको बनाई गई है, याद रखिएगा। और जो ये चित्रकला है कहीं ना कहीं अपने आप में विशिष्टता दी हुई, ये कला शैली जो है ये गौड़ चित्रकला के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गौड़ चित्रकला। मध्य प्रदेश की बात करो, मध्य प्रदेश का जिला है, उस जिले का नाम क्या है? मैंने अभी बताया था, जिला कौन सा है बताइए, जिला भूल गए? अच्छा एक बार रिपीट कर। हाँ ये मंडल है, ये मंडल है, वहाँ की जो ये मंडल जिला है यहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है, प्रसिद्ध है, मैंने कहा कि प्रसिद्ध ये जनजाति यहाँ की जनजाति है। जिस जनजाति को हमने किस नाम से जाना, यहाँ की प्रसिद्ध जनजाति है गौड़, ये गौड़ के नाम से हमने इसे जाना। तो इसके द्वारा जितने भी कलाकृतियां बनाई गई हैं, जो कला के क्षेत्र में जो भी अपनी कलागत शैली को जिस प्रकार से रखा गया है, तो वो नाम जो दिया गया है गौड़ चित्रकला, गौड़ चित्रकला के नाम से ये जानी जाती है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये है और यह नाम यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें क्या होता है, इसमें विशेष रूप से जो मैं चीजें बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। इसमें आपकी लंबाई चौड़ाई इसको केवल इन दो आयामों वाली ये कलाकृति क्या होती है, आपकी खुली हुई हाथों से बनाई जाती है। अब खुला हाथ होता है तो खुले हाथ से इसको बनाया जाए। इसमें विशेष रूप से आपकी जो लंबाई है और जो चौड़ाई है, इन दो आयामों से ये कलाकृतियों को खुले हाथ से किया जाती है, बनाई जाती है, याद रखिएगा। अब देखिए जीवन दर्शन की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं जीवन दर्शन में कहीं ना कहीं ये ऐसा हमें प्रतीत कराती है कि भैया जो गहराई है इस कला के अंदर, जो गहराई है, जो भी किसी भी चित्रकला का अगर हम तीसरा आयाम की बात करते हैं, आपने आपसे कहा था जब भी, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, जब भी हम चित्रतल पर जब हम चित्रकारी करते हैं तो हमें किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलता है? प्रभाव कौन सा प्रभाव देखने को मिलता है बताइए? द्विआयामी त्रिआयामी? चित्रतल पे दो आयामी। हाँ द्विआयामी हमें देखने को मिलता है। अब जो हमारे नेत्रों को जो दिखाई देते हैं, नेत्र पट पर जो प्रभाव पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है वो कौन सा प्रभाव पड़ता है? 3 आयाम, 3D या कहीं त्रिआयामी हमें क्या मिलता है, कहीं ना कहीं प्रभाव, यहाँ हम इसको मान सकते हैं। तो उसी प्रकार से मैंने इस आर्ट में भी मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जो गहराई होती है, जो किसी भी चित्रकार के जो तीसरा जो आयाम होता है, कहीं ना कहीं वो तीसरा आयाम माना जाता है। हमने जब भी हम कह रहे हैं कि हम जब कोई चीज बना रहे हैं तो खुले हाथों से अगर बना रहे हैं, जब हम चित्र तल पर या चित्रपट पर अगर हम किसी चीज को उकेर रहे हैं, तो याद रखिएगा वो आपको द्विआयामी होगा और जो उसकी जो गहराई लिए हुए होगा, जो आपको जो फील होगा वो आपके त्रिआयामी ही माने जाएंगे। देखिए जितने भी लोक कलाएं हैं, हर लोक कला शैली में क्या होता है, इसी तरह के अलग अलग
चीजें क्या होती हैं, या तो होती हैं या कहीं ना कहीं विलुप्ति की कगार पर ये पहुंच चुकी है, आपको ये पता हो। अब देखिए हर राज्य दर राज्य की अगर बात करें तो वहाँ की जो लोक कलाएं हैं कहीं ना कहीं विलुप्ति की तरफ बढ़ चुकी हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका संरक्षण जो किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो आपके धीरे धीरे अगर मैं कहूँ जैसे आपकी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से पर्यटन विभाग हुआ है, संस्कृति विभाग है, कहीं ना कहीं ये अपने स्तर से कहीं ना कहीं राज्य सरकारें इनको क्या करें, जो ये विलुप्ति की कगार पर जा रही हैं इनको कहीं ना कहीं रोकने का कार्य करें, कहीं ना कहीं इन जो कलाओं को कहीं ना कहीं जीवित परंत ये कर रही हैं। अब जो भी कलाएं हैं ना, उन कलाओं में जो कलाकार हैं, अगर उन कलाकारों को देखोगे कहीं ना कहीं उनमें सादगी लिए बैठे हुए, कहीं ना कहीं वो सफल वो कलाकार है। हर ये कलाकार क्या है, आम जन से कहीं ना कहीं ओझल हैं उतना। ये अगर मैं पॉपुलर नहीं है अगर मैं कहूँ तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये दुरुस्त क्षेत्रों में कोई जनजाति है। अब जनजाति विशेष रूप से अगर आप मैं मुंबई की बात करूँ या मध्य प्रदेश की, अगर मध्य प्रदेश के बीचों बीच में क्या जनजाति देखने को मिलेगी, जनजाति जितनी भी जनजाति हैं वो किस तरफ के रहती हैं, उनका आवाज किस तरफ का होगा? सर जब आउटसाइड मतलब बहुत सर ग्रामीण ग्रामीण अगर आप ग्रामीण में कहते हो अनुमम जितने भी जनजातियां रही हैं, अगर आप कहीं पर भी देखो, अगर जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ आपके प्रकृति से नजदीक रही होंगी, या ग्रामीण या जहाँ से जंगलों का प्रारंभ हो जाता है, कहीं कहीं जंगलों के क्षेत्रों में भी ये रहती हैं। याद रखिएगा जितने भी जनजातियां होती हैं वो हमेशा आपके प्रकृति से समीप जुड़ी रहती है। सीमांत जो जितने भी जिले होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि उत्तराखंड में जितने भी सीमांत जिले हैं, जैसे पिथौरागढ़ का अगर हम कहें तो वहाँ पर आपकी भोटिया जनजाति रहती है। आपके जौनसारी भाबर में अगर जो क्षेत्र है, उत्तरकाशी में अलग वो रहते हैं राजसी, जो ये हमेशा आपकी क्या है प्रकृति से ये जुड़े हुए ये जो लोग रहते हैं, कहीं इन्हीं को हम क्या करें जनजाति। क्योंकि जनजाति शब्द इसलिए हम कहें क्योंकि ये आपकी जो मेन स्ट्रीम जो दुनिया है, अगर कहें जो मुख्य धारा है, या कहीं ना कहीं ये मुख्य धारा से वंचित रहते हैं। यहाँ पर आपके जो आधुनिकीकरण से कहीं ना कहीं कोसों दूर रहते हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं अभाव शिक्षा हर चीज से छूटे रहते हैं, तो इनको इसीलिए जनजाति की श्रेणी में माना, इसीलिए इनको जनजाति माना जाता है। अगर मैं गौड़ कलाकृतियों की अगर बात करूं तो इसमें क्या होता है, जो जनजाति के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वो स्वभाव मैं अगर कहूँ उनकी जो रहन सहन कहीं ना कहीं एक खुली किताब की तरह होती है, उनको कोई भी आकर पढ़ सकता है। और देखिए जो शहरों में जो लोग रहते हैं उनको आप खुली किताब की तरह नहीं पढ़ सकते हो, वो तमाम लोग अपने आप में बहुत ढेर सारी चीजें दबाए बैठे हैं। अब जैसे कोई जंगल में जो रह रहा है, अगर कहीं गांव में जो रह रहा है ना, उसके घर में पक्के मकान है ना कुछ है, सब कुछ आंगन में बिखरा पड़ा है, सब कुछ वो है झोपड़ी पट्टी में रह रहा है, तो वहाँ ये क्या है कहीं ना कहीं ये इनका जो रहन सहन खान पान स्वभाव होता है कहीं ना कहीं खुली किताब की तरह होता है। और जो गोंड प्रजाति के जो लोग रहने इनका रहन सहन का अगर बात करूँ तो इनका जो स्वभाव होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत खुशहाल या कहें हंसमुख टाइप के ये होते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो अपना परिचय अपने चेहरे से या अपने हाव भाव से ही ये दे देते हैं। और कभी कभी तो ये क्या होता है, जो ये कलाकृतियां होती हैं, ये जो कलाकृतियों के माध्यम से हम ये बताने की कोशिश करते हैं, जो कलाकार है उस कलाकार ने किस प्रकार से ये कल्पना की कि कितनी गहरी कल्पना या कितनी उच्च तरीके से कल्पना या रंगीन चित्रों को वो चित्रांकन कर सकता है। ये कभी कभी हमें क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रकृति के सबसे ये करीब ये माने जाते हैं। और कभी कभी ये हमें इनके चित्रों में ये भी देखने को मिलता है, जिस प्रकार से हम आधुनिकीकरण में जी रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें फीके रंग इनके आज के रंगों की अपेक्षा अगर इनकी चित्रकारी देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा फीके चित्र को भी यहीं पर हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इनका जो जीवन पर्यंत ये अपने आप को इन्हीं विधाओं पर, इन्हीं जो कलाएं हैं, इन्हीं कलाओं के अंतर्गत ये तमाम चीजें समावेशित स्वरूप में ये लेके चलते हैं। इतना समझ गए होंगे आप सभी लोग? जी अब देखिए अगर मैं इसका एक उदाहरण दूं ना, इसका सबसे उदाहरण क्या है, इसके लिए वो क्या करते हैं, एक छिपकली की बात कर रहा हूं, या फिर एक ऐसे अकारात्मक समझो, ऐसे अकारात्मक चीजों को ले लो जो जंतुओं को तीर से रंगते हैं या अलग अलग तरीके से रंगने में जो चित्रकारी को रंगते हैं। क्या करते कभी कभी छिपकली को अगर कहीं भी छिपकली को अगर उन्होंने पकड़ा, ये छिपकली के आकार का कोई अगर आपने इन्होंने मूर्ति कला के अंदर काष्ठ कला में बना दी, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें या जो जीवन पर्यंत तरीके से इनको क्या करते हैं, उनको रंगने का कार्य करते हैं, उनको अच्छे से सुंदर नमूनों में ये परिवर्तित करते हैं। और इनको अगर मैं बात करूँ, इनको जो दार्शनिक एरिया है वो वाला जो पक्ष होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है इनका, क्योंकि ये जितने भी रंगों का प्रयोग करते हैं ये खनिज रंगों का प्रयोग करते हैं जो प्रकृति से जो प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं प्रकृति के रूप में इनको जो भेंट
जो रंग प्राप्त होते हैं कहीं ना कहीं वो रंगों के माध्यम से कहीं ना कहीं अपने भावों को या उकेरने की कोशिश करते हैं। देखिए इनके द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं ना, अगर उनके बारे में बात करूं तो उनका आकार शायद ही आप एक रंग में देख सकते हो, और कभी कभी क्या होता है धारियां डाली रहती है उनमें, कभी कभी छोटे होते हैं, कभी कभी उनमें जीव जंतु की अगर बात करें कहीं बंदर देखने को मिलता है, कहीं कहीं ना बंदरियां आपको देखने को मिल जाती है। अलग अलग तरीके से इनको सजाने का ये कार्य करते हैं ये गौड़ जनजाति के जो चित्रकार हैं। कभी कभी इनके जो चित्रकला में अगर मैं बात करूँ कहीं कहीं आपको ज्यामितीय नमूने भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इनकी जो कलाकृतियां होती है वो हमेशा वो हस्त निर्मित ये रहती हैं, और कागज पर या कहीं या पोस्टर पर रंगों से बनाई जाती हैं इनकी, याद रखिएगा। और चित्रों का विषय जो रहा इनका प्रमुख जो चित्रों का विषय वस्तु जो रही है वो आपकी प्रकृति ही इनकी क्या रही है, प्रकृति को ही समावेशित स्वरूप से या प्रकृति का ही सहारा इन्होंने लिया। अगर कहीं इन्होंने ग्रामीण जीवन की घटनाओं का दृश्य, प्रकृति घटनाओं का दृश्यों का चित्रांकन किया, कहीं ना कहीं ये फसल खेत हो गया, खलिहान हो गया, खुशहाली परिवार हो गया, समूहों की बात करूँ, कभी लगभग अगर मैं बात करूँ सभी चित्रों में कहीं ना कहीं इन्होंने जो चित्र फलक होता है ना उसमें कहीं ना कहीं अपना सौंदर्य बिखेरने का इन्होंने जिस तरीके से अपना कार्य किया है वो अगर आज देखोगे कागज पर चित्रकला के अतिरिक्त अगर मैं बात करूं जो गौड़ जनजाति है वो स्वयं भी क्या करती है चित्रकला को क्या करते हैं, चित्रतल जो होता है चित्रतल में कहीं ना कहीं व्यक्त करने की क्षमता ये रखते हैं। अगर देखिए इनके जो चित्र होते हैं बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। अगर आप देखोगे किसी ने एक पेड़ पकड़ के रखा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई क्रॉस पे है, कोई झूले के तरीके से उसको बना रहे हैं, तो अलग अलग बहुत ज्यादा सिंपल ये होता है। इसमें क्या होता है जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का भी इसमें कहीं ना कहीं आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी। चित्रकला में केवल अगर मैं बात करूँ इसमें क्या होता है आसपास का जो सौंदर्य होता है ना कहीं उसमें वृद्धि करने का ये कार्य करती हैं। और जो ये चित्र जो बनाते हैं उनकी पवित्रता कहीं ना कहीं वो पवित्र माने जाते हैं। जैसे मैंने कि आपको बताया था कि जो हम एप्पल बनाते हैं कहीं ना कहीं उसमें ये पवित्रता रहती है, कहीं ना कहीं हम उसको भगवानों से जोड़ के देखते हैं, देवी देवताओं का जिस प्रकार से हमने उसको कहीं ना कहीं लक्ष्मी के पैरों को हमने बनाया, कहीं ना कहीं उसमें हमारी एक आस्था रहती है। तो उसी प्रकार से कहीं ना कहीं जो ये गौड़ जनजाति के जो चित्रकार है कहीं ना कहीं ये चित्र भी वो क्या करते हैं अपने परंपरा के रूप में कहीं ना कहीं वो बनाते हैं। और देखिए कभी इसमें एक चीज और देखने को मिल जाती है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है, ये पीसे हुए जो चावल के लेप को क्या करते हैं पीले गेरुए में और साथ ही जितने भी मटमटेले रंग होते हैं उनमें ये क्या करते हैं उनको उनके द्वारा इसको बनाई जाती है। और जो कलाकृतियां होती हैं जैसे परिवार की जितनी विशेष घटनाएं जो रहती हैं, जैसे ऋतुओं की अगर बात करूँ कहीं पर बादल फाटने का दृश्य दिखा दिया, कहीं पर फसलों को बोने का दिखा दिया, किस प्रकार से वर्षा प्रारंभ हो रही है, अतिथि वर्षा से क्या हो रहा है, जितनी प्राकृतिक जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका दृश्य हो गया, जैसे फसल काटने का दृश्य को ये आपने दर्शाते हैं। और आप ये लेके चलिए ये जो जनजाति के लोग हैं कहीं ना कहीं जो पारिवारिक जो समारोह होता है ना उसमें ज्यादा विशेष रूप से इन्होंने ये ध्यान दिया है अगर प्रकृति से रिलेटेड, और अपने परिवार को ज्यादा महत्व इन्होंने इसलिए दिया है। यहाँ पर आप देखोगे जैसे मैंने आपको बता दिया कि फसल बोने का, वर्षा प्रारंभ होने से जिसमें फसल काटने के लिए या ऋतुओं में बदलाव होता है, जिससे कहीं पर बादल फट गया, कहीं प्राकृतिक घटनाएं घट गई। और जैसे अगर मैं कहूँ कि इन्होंने जो इनके परिवार की जितने भी घटनाक्रम है, अगर परिवारिक समूह की अगर बात करूँ तो वहां पर कैसा होता है कि किसी बच्चे ने जन्म ले लिया, किसी का शादी हो गया, कोई महिला ने गर्भ धारण किया है या किसी की मृत्यु हो जाती है, तो हर वक्त कोई ना कहीं चित्र इनके सामने नए नए आयाम में ये बने रहे। अगर विशेष रूप से कभी आपसे क्वेश्चन बन जाता है कि गौड़ जनजाति के जो चित्रकार है वो विशेष रूप से किन चित्रों को सर्वाधिक महत्व दिया करते थे, तो आपको याद रखना जिसमें आंगन में किस प्रकार से प्रवेश किया जा रहा है, घरों के जितने भी स्थान है उन पे, और जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई दी हैं वो तमाम चीजें इसके अंदर ये रहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए आप लोग? जी सर। यही आपकी क्या है ये गौड़ जनजाति इसको कहा जाता है।